हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना की लहर जैसे जैसे मंद पड़ रही है, अब लोगों को कोरोना की तीसरी लहर का भय सताने लगा है। भय यही है कि इस दूसरी लहर में जहां युवाओं को कोरोना ने घेरा, अब इस बात के आपने सुना होगा कि लगातार चर्चे रहते हैं कि असर जो है तीसरी लहर का बच्चों पर ज्यादा होगा। इस सब को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है, ये हम जानेंगे हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा जी से। अरोड़ा जी से ये भी जानेंगे कि तीसरी लहर को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं कि लोगों में एक आमतौर पर एक धारणा है और ये अमूमन आपने देखा चर्चा भी है कि तीसरी लहर आएगी। एक तो ये बताएं, क्योंकि आपकी लगातार चिकित्सकों से, विशेषज्ञों से चर्चा भी रहती है, तीसरी लहर का क्या मतलब एक बनता है, तीसरी लहर को लेकर क्या धारणा है? देखो, ये तो जरूर है कि जनरली इस बारे में ये सोचा जाता है कि जब तक सफिशिएंट नंबर ऑफ लोग जो हैं वो वैक्सीनेट नहीं हो जाते, तब तक तो ये एक भय तो बना रहता है कि जो कोरोना की वेव्स हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव भी आ सकती है। लेकिन जो जो हमारी वैक्सीनेशन बढ़ती जाएगी, त्यों तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उससे जो इसकी जो इम्पैक्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत मॉडरेट होता रहेगा। लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों की तरफ ना देखते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा हमने एक अपनी थर्ड वेव की प्रिपरेशन के लिए एक अलग से कमेटी का गठन किया है, जो कि CS हेल्थ के अंदर ही बनाई है। और उसमें जो बहुत सारे हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके प्रोफेसर्स हैं, उनके वाइस चांसलर हैं, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं उसके डॉक्टर्स हैं, IMA और खासकर जो हमने पेडियाट्रिक एसोसिएशन के जो लोग हैं उनको भी अपने साथ में जोड़ा है। और हमने एक मीटिंग उनके साथ पहले कर भी ली है और एक रोड मैप हमने ड्रॉ किया है कि किस प्रकार से हमें आने वाली थर्ड वेव के लिए तैयारी करके रखनी है, और उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। इसके साथ ही साथ हमारे माननीय मंत्री जी भी IMA वालों के साथ एक अलग से मीटिंग कर रहे हैं, और वो भी डिफरेंट जगह पे खुद भी रिव्यू करते रहते हैं कि जो थर्ड वेव की तैयारी है वो किस प्रकार से हो रही है। इनफैक्ट जब हमारी पूरा इस चीज़ को लेकर रिव्यू किया था तो उसी टाइम पे ये बात कही गई कि हमें एक अलग से टास्क फोर्स जो है वो स्टेट लेवल पे बनानी चाहिए। तो इस टास्क फोर्स का जो है गठन कर दिया गया है? जी, कर दिया गया है, इसका कर दिया गया है गठन, और बकायदा नोटिफाई भी कर दी गई है और इसकी मीटिंग भी हो चुकी है। और हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार या 2 बार जो है इस टास्क फोर्स की भी मीटिंग करें, और इसके माध्यम से जो हमारे फील्ड के सिविल सर्जन और दूसरे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी हम उसी VC में उन लोगों को भी जोड़ें। और सभी जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको भी हमने डिस्ट्रिक्ट्स में बाकायदा भेजा है, ताकि अगर जो थर्ड वेव के लिए जो भी हमारा गैप एनालिसिस है उसको कंप्लीट करके, चाहे वो ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ पेडियाट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हो, चाहे वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ अदर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ICU इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से हो, ये सारे का काम दोबारा से हमने शुरू कर दिया है। मेरा ये सवाल भी था कि जो इस समय मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सेकंड वेव में क्रिएट किया है, इसी को एक्सटेंड करेंगे थर्ड वेव के लिए, या हम इसको बिठा कर पेडियाट्रिक जो एक जरिए से पेडियाट्रिक के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि विड्रॉ करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इसको जो कंप्लाइंट है विद पेडियाट्रिक पेशेंट्स हैं वो जरूर करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कल को आपके पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं या दूसरे हैं, बच्चों के लिए किस प्रकार के मास्क चाहिए, बच्चों के लिए किस प्रकार की वो चाहिए। सिमिलरली जो हमारे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि इतने पेडियाट्रिशियन तो डिपार्टमेंट में नहीं होते, दूसरे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटीज इसमें लगती हैं, उनको भी एक जो पेडियाट्रिक कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया गया है कि अगर कल को उनको भी हमें ड्राफ्ट करना पड़ता है तो किस प्रकार से उनको करना चाहिए। सिमिलरली जो हमारे ICUs हैं उनको बच्चों के हिसाब से कैसे और सुदृढ़ करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, सो ये एक गलत धारणा है कि जो सिर्फ ये है कि एक पर्टिकुलरली सिर्फ बच्चों के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट होगा। इस बारे में कोई इस प्रकार से बहुत ऑथेंटिक अभी तक कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन तैयारी जरूर की जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, दे कंटिन्यू टू रिमेन वनरेबल। जिनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, दे कंटिन्यू टू रिमेन वनरेबल, एंड बाकी जो हमारे एज ग्रुप्स हैं उनकी भी जो वनरेबिलिटीज हैं, अनलेस कि वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं, तो उनकी वनरेबिलिटीज भी वैसे ही रहेंगी। तो मैं ये कहूँगा कि इन एडिशन टू
जो हमने पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और ज्यादा जो एक सेक्शन जो है, एक पेडियाट्रिक सेक्शन है, उसको भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। सर, आपने बात की वैक्सीन की या वैक्सीनेशन की कि जितना जब तक नहीं होगा पूरी तरह से संभावना बनी रहेगी। ये बताएं कि हरियाणा में इस समय वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? वैक्सीनेशन में हरियाणा की स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी है, और जो पेनिट्रेशन ऑफ वैक्सीनेशन है, अगर आप कंट्री के हिसाब से भी देखें तो हमारा सब एज ग्रुप्स में जो पेनिट्रेशन है वो फर्स्ट 3 या 4 स्टेट्स ऑफ द कंट्री में आता है, चाहे वो 18 to 44 हो, 45 to 60 हो, या 60 एंड अबव हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कहीं कहीं पे हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनकी जो सेकेंड डोजेज में जिस प्रकार से होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो रही हैं, जिसको हम अब ले भी रहे हैं। लेकिन टोटल अभी तक हमने 64 लाख डोजेज जो हैं वो यूज़ की हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 54 लाख जो हैं वो फर्स्ट डोज है। सो फर्स्ट डोज जो है, अगर ऑलमोस्ट हमारा जो 18 एंड अबव वाली जो पॉपुलेशन देखें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से करीब 1.5 करोड़ पड़ती है, तो हमारी 33% से ज़्यादा कवर हो जाती है। और अगर हम 2020-21 भी देखें तो ऑलमोस्ट हमारी जो 1.8 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन है, उसकी 30% पॉपुलेशन फर्स्ट डोज में 18 एंड अबव कवर हो जाती है। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो अब नई वैक्सीनेशन पॉलिसी 21 जून से लागू होगी, जिसमें कि 75% जो वैक्सीनेशन है वो भारत सरकार के द्वारा अक्रॉस एज ग्रुप से 18 एंड अबव दिया जाएगा, उससे जो हमारी कवरेज है वो और अधिक अच्छी होगी। तो ये बताएं कि अब जैसे पहले आमतौर पर देखने में आता था कि सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो गुरेज कर रहे थे इसको लगाने के लिए, मिथ भी थे कि इसको लगा के बुखार हो जाता है, कहीं उन्हें भी शिकायत की कोरोना हो जाता है। जो हमारे ग्रामीण अंचल है वहाँ पर दिक्कत आ रही थी। तो ये बताएं कि स्मूथली वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, किसी प्रकार के लोग अब भी हेजिटेट कर रहे हैं रूरल एरिया में खासकर? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो इनफैक्ट सेकंड वेव में जिस प्रकार से इतनी इंटेंसिटी रही है, उसके बाद लोगों में बहुत जो इसके बारे में जो मिथ्स थी वो टूटी हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 5 दिनों में भी अगर हम देखें तो जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, ऑलमोस्ट 1 लाख की जो कवरेज है वो ऑलमोस्ट एवरी डे हो रही है। एंड खासकर 18 से 44 वाला जो ग्रुप है उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अबव 60 वाले हैं, अबव 45 to 60 वाले हैं, और खासकर वो लोग जो गांव में या खुद ट्रैवल नहीं कर सकते, हेल्थ फैसिलिटीज़ तक, चाहे वो फिजिकली चैलेंज हैं या मेंटली चैलेंज हैं या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, विडोज़ हैं, मोबिलिटी जिनकी कम है, तो उनके लिए हमने बाकायदा ये अपने सिविल सर्जन से प्लान बनाई है कि उनको बाकायदा जो ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड की जाए और उनको वहाँ पर वापस घर पे भी छोड़ा जाए। और गांव में भी और शहरों में भी जो अब जिस तरह से थोड़ा थोड़ा अनलॉकडाउन शुरू हो गया है, तो इसमें कोई रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, या जो बहुत सारे जो ईटेबल्स बेचते हैं, दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं, बहुत सारे ढाबे और रेस्टोरेंट में वेटर्स हैं, किचन में जो लोग काम करने वाले हैं, इन लोगों को एक प्रायोरिटी के तौर पे लिया जाए। बिकॉज यहाँ पर फिर से अब धीरे धीरे यूँ अनलॉकडाउन शुरू होगा, लोग जाने शुरू होंगे, तो ये बड़ा जरूरी है कि ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो सबसे जिसका तालमेल होता है, अगर वो सिक्योर होंगे तो उससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या इनके लिए कोई विशेष शिविर जैसा होता है कि अपना एक ड्राइव ऑन पे किया है, कोई हम स्पेशल शिविर लगाएंगे? बिल्कुल, ये हमारे जो सिविल सर्जन हैं उन सबको हिदायतें दे दी गई हैं, और सारे सिविल सर्जन जो हैं अब इन सेक्शंस को स्पेसिफिकली कवर कर भी रहे हैं और भी ज़्यादा करेंगे, ताकि ये लोग जो हैं उससे एक तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो लोग आते हैं उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जब भी कोई इस तबके का कोई व्यक्ति बीमार होता है, चाहे हरियाणा सरकार के द्वारा उनके लिए बहुत योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन उसका जब लॉस ऑफ इनकम होता है तो जो उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है वो दूसरे किसी से भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि उस सेक्शन को सबसे पहले जो है वैक्सीनेट किया जाए, ताकि एटलीस्ट उसकी एक सेफ्टी रहे और उसका कभी भी ऐसा स्थिति ना आए कि उसको जो डेली वेजेस और लॉस ऑफ इनकम है वो फेस करनी पड़े। सर, एक मैं ये भी थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि सेकेंड वेव में ब्लैक फंगस के मामले बहुत ज़्यादा आए, क्या वजह रही? और दूसरा ये कि ब्लैक फंगस की स्थिति अब हरियाणा में क्या है? हरियाणा में कई दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा केसेज आए, और इन्फोटर्सन बी जो है जो मेडिसिन है उसके लिए वो अब पर्याप्त है? 3-4 आपने जो सवाल पूछे हैं, देखिए ये डेफिनेटली जो ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस के जो केसेस आए हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं थे।
और बिल्कुल भी उसके बारे में एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन अब जो एनालिसिस जो एक्सपर्ट्स दे रहे हैं उनका ये कहना है कि जो थोड़ा एक इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स हुआ है या जो बहुत एक्सेस ऑक्सीजन यूज़ हुआ है, तो उस वजह से भी इस के मामले आने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट किया है उसको। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो बहुत हाईली डायबिटिक लोग हैं वो भी इसको कम किए हैं, लेकिन वो हाईली डायबिटिक लोग तो पहले भी अवेलेबल थे जिनको हुआ, लेकिन ये वाली चीज़ जो है ये सेकंड वेव में ही ज़्यादा आई। तो जनरली स्पीकिंग जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स और एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ा है। जहाँ तक एम्फोटेरिसिन की बात है, उसमें ये है कि अभी भी वो रेगुलेटेड ड्रग है, 100% सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है और हम डायरेक्ट सारी वो सप्लाई खरीदते हैं। पिछले दिनों में हमारे टोटल केसेस जो हैं वो 1400 तक पहुंच गए थे, लेकिन अब वो हैं जो ऑलमोस्ट 700 आ गए हैं। लेकिन ये है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है ड्रग की वो पर डे भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी उस लेवल की रिक्वायरमेंट तो नहीं पूरी हो रही, लेकिन जो शुरू में जब 1300-1400 केसेस थे उसके मुकाबले में जो अवेलेबिलिटी है वो मच बेटर हुई है, बहुत इम्प्रूव हुई है और उनको जो काफ़ी मात्रा में जो दवाई है वो दी जा रही है और हम कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा जो है जो अवेलेबिलिटी इसकी बढ़ेगी और जो ये केसेस हैं और भी प्रॉपर्ली कंट्रोल में आएंगे और ये सब लोग जो हैं वो ठीक होंगे। बाकी ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये ब्लैक फंगस के केसेस केवल हरियाणा में आए, इनफैक्ट इसके जो मैक्सिमम केसेस हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र में और कई दूसरी स्टेट्स में आए हैं। मैंने पड़ोसी राज्य कहा। हाँ, तो इसलिए इस एरिया में ये है कि हमारे पास कुछ इस तरह के केसेस आए हैं, तो हमारी उम्मीद है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग बेटर हो रही है और इसमें जो नंबर ऑफ केसेस कम हो रहा है, तो ये भी कंट्रोल जो है जल्दी में हो जाएगी। ये जिस तरह से अब कोरोना की लहर मंद पड़ी है, क्या हम मान सकते हैं कि अगले सप्ताह से जनजीवन जो है प्रदेश में, क्योंकि दिल्ली में सामान्य हो गया है, हम माने कि अगले सप्ताह से हरियाणा में भी जनजीवन सामान्य हो जाएगा? देखिए, जो ये अनलॉकडाउन और आगे किस प्रकार से क्या क्या चीज़ों को ओपन करना है, ये एक हाईएस्ट लेवल पे इसकी पॉलिसी ली जाती है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जो इनपुट्स देता है और भी कई फैक्टर्स जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे हेल्थ और होम मिनिस्टर हैं, ये लोग सारे बैठ के इसको डिसाइड करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ना तो बहुत ही हेस्ट की जाएगी कि बहुत ज़्यादा वो किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम जो भी एक ग्रेडेड वे में, जिससे कि दोबारा से जो हमने गेन्स किए हैं, जो इतना गेन हमें हुआ है, वो गेन भी हमारा जो है वो बाकायदा मेंटेन रहे। इन दोनों चीज़ों को देख के एक बैलेंस्ड व्यू जो है वो लिया जाएगा, जो अब तक भी लिया जाता रहा। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये है राजीव अरोड़ा जी ने साफ तौर पर बताया कि थर्ड वेव को लेकर जिस तरह से चर्चा की जा रही है कि ये बच्चों पर हमला करेगा, उस सब को लेकर तैयारियां शुरू हैं। एक टास्क फोर्स का जो गठन कर दिया गया है, ये हर सप्ताह अपनी बैठक करेगी और इसके साथ साथ जो पेडिट्रिशियन जो है, पेडियाट्रिक्स के जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए खड़ा करना है वो खड़ा किया जाएगा और इनके लिए जो चिकित्सक हैं उनकी, क्योंकि एक सीमित संख्या में ये चिकित्सक रहते हैं और डॉक्टरों की जरूरत रहेगी, यदि भगवान ना करे ऐसी कोई जरूरत पड़े, लेकिन बावजूद इसके एक उन दूसरे डॉक्टर्स को भी इसकी ट्रेनिंग जो है दी जा रही है। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।